गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 2 नया राजा और उसके राज्य। नया राजा कैसे बनता है और राज्य कैसे करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे इतिहास में किस तरीके से राजा बनता था कोई भी नया इंसान और वो किस तरीके से राज्य करता था। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। 7वीं शताब्दी में कई राजवंश जो है वो उदय हुए, मतलब कई राजवंश नए बने और 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन करने वाले प्रमुख राजवंश दिखलाए गए, मतलब नए नए राजवंश दिखलाए गए। ये मानचित्र आपको एक मानचित्र दिया हुआ है। अब आते हैं हम नया राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। मतलब 7वीं सदी में आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भाग और उनके बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रलय उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मतलब कि लोग जो है उन्हें अपने बड़े मतलब महान और उनके लिए एक मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। मतलब ये उम्मीद रखी जाती थी कि राजा के पास स्वामी के लिए उनके स्वामी के लिए उपहार लाया जाए और जो उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता मतलब सैनिकों की सहायता भी प्रदान की जाए। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को सामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। मतलब दूसरों की जमीन लेकर उस पे अपना अस्तित्व क्या कह सकते हैं हम, अपना अधिकार जमा कर फिर चाहते थे कि वहाँ के सब लोग उन्हें महान मंडलेश्वर मतलब महान स्वामी, मंडल का महान स्वामी माने। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कभी कभी वो ये भी मतलब दिखाते थे कि हम स्वतंत्र हो जाने का भी मतलब वो स्वतंत्र महसूस करते थे, उसका दावा करते थे। और इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। मतलब शुरुआत में वो एक इतिहास के मतलब एक तरह का हम उदाहरण बता रहे हैं जो दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। मतलब शुरुआत में वो राजस्थान के चालुक्य जो राजा है वहाँ के थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शताब्दी अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। मतलब कि 8वीं सदी के बीच में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपना चालुक्य स्वामी का से इनकार कर दिया, ठीक है। उसे हराया और हिरण्यगर्भ मतलब सोने के गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मण की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा
क्षत्रियता प्राप्त कर लेगा। मतलब कि इससे एक इंसान क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रियता प्राप्त कर सकता है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाइल के तौर पर कदम्ब, मयूर श्रम और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। मतलब कुछ अन्य उदाहरण जो है वो है परिवार के कुछ पुरुष जो राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मिसाइल के तौर पर हम बोल सकते हैं कदम, मयूर श्रवण का नाम और गुर्जर परिहार चंद्र ब्राह्मण, ये सब थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमश कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। अब हम पढ़ेंगे राज्य और राज्य में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज राजाओं के राजा त्रिभुवन चक्रवर्ती है, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों में के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब कि नए जो राजा थे जो प्रशासन कर रहे थे, जैसे कि महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, मतलब महाराजाधिराज किसको बोलते थे हम, जो राजाओं के बड़े राजा थे। त्रिभुवन चक्रवर्ती को बोलते थे 3 भुवनों के जो स्वामी मानते थे, जिन्हें 3 भवन के जो स्वामी हैं। इस तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। मतलब इस तरीके के नए नए अलग अलग भारी भरकम नाम और उपाधियां धारण कर ली राजाओं ने। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पुस्तकालयों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। मतलब इन सभी राज्यों में उत्पादन करते थे किससे इकट्ठे, किसानों और पशुपालन कारीगरों के संसाधन से इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उपाधियों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। मतलब इन्हें बोलते थे कि या तो अपने उत्पादन का एक हिस्सा हमें दे दो, ठीक है, या तो प्यार से मांगते थे कि त्याग दो, या फिर उन्हें मजबूर करते थे देने के लिए, मारपीट करके और जोर जबरदस्ती करके। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। कभी कभी कहते थे कि तुम पे लगान लग गया और अब इसका कर वसूली करने के तौर पर वसूल लेते थे, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, क्योंकि जो लेता था वो उसकी जमीन को मालिक होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। मतलब राजस्व जो है क्या, वो व्यापारियों से भी लिया जाता था और किसानों से भी। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। ये संसाधन क्या थे, राजा के वित्तीय आधार। राजा की जो संसाधन जो थे वो उनके राजाओं के वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिर और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते थे जिन्हें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापार मांगों की प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। मतलब राजाओं को लगता था कि ये इंसान लूटपाट कर सकता है, इसकी शक्ल अजीब सी है, लोग डरेंगे इससे, तो उन लोगों का इस्तेमाल वो लूटपाट के लिए भी करवाते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। मतलब वसूली करने के लिए और उन पर अधिकार जमाने के लिए भी लोगों को यूज करते थे। अधिकतर जो है जो राजा के परिवार के बीच के ही लोग ये काम करते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। अब हम पढ़ेंगे प्रशस्तियां और
भूमि अनुदान, मतलब भूमि अनुदान किस तरीके से भूमि अनुदान किया जाता था। प्रशस्तियां में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दश सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाता है। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में, मतलब कि इन प्रशस्तियां क्या है, प्रशस्तियां हैं जो राजा की जो प्रक्रिया होती है, काम की जो उसका व्यवहार होता है, वो उसे प्रशस्तियां बोलते हैं। और उनके द्वारा भूमि अनुदान किस तरीके से हो रहा है वो बताएंगे इसमें। तो इसमें बताया है कि राजा खुद को कैसा दिखाता है। मिसाइल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा और के रूप में, मतलब शूरवीर दिखाता है अपने आप को, विजयी दिखाता है या योद्धा दिखाता है। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। मतलब जो इस तरीके की जो ये योद्धा के रूप में जिन्हें चुना जाता था, ये सब जो है प्रशासन के रूप की मदद करते थे। ठीक है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। मतलब राजा लोग जो है वो प्राय स्टार्टिंग से, शुरू से ही ब्राह्मणों की भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। मतलब कि ब्राह्मणों की भूमि को एक पुरस्कार के रूप में देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, मतलब कि तांबे के जो पत्र हैं उन पर लिखे होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। जिससे भूमि हम ले लें उसको ये दिए जाते थे। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्लड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्लड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोत का इस्तेमाल किया। प्रशास्त्रियों के लेखकों से भिन्न यह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। मतलब एक कल्लड़ नामक का एक रचनाकार है, उसके द्वारा ये सब रचा गया, जो वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत इनके अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करते थे। ये एक कल्लड़ नामक रचनाकार ने लिखा है। प्रदर्शियों द्वारा लेखक से भिन्न यह अक्सर शासकों द्वारा अनेक नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। मतलब बहुत सारी आलोचनात्मक जो चीजें हैं उनके बारे में दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। इसलिए 12वीं सदी में ये असाधारण ग्रंथ था, हर किसी के लिए साधारण नहीं था। बहुत जो राजा वंश थे उनके लिए बहुत अच्छा था और बाकी सबके लिए बहुत मतलब परेशानी वाला था। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में धन के लिए युद्ध से आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे धन के लिए युद्ध, कि धन के लिए किस तरीके से युद्ध हुआ करते थे। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। इसमें कहना बता रहे हैं कि पहले का टाइम जो था वो एक कोई राजवंश जो है वो शासक करता था और बाकी के सभी दूसरे क्षेत्र जो है उसके ऊपर नियंत्रित रहते थे, क्षेत्रों पर नियंत्रण करता था, छोटे छोटे क्षेत्रों पर
अपना नियंत्रण करके रखता था। वो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। वो एक विशेष रूप से वांछनीय मतलब अलग ही क्षेत्र था। गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। इसमें बता रहे हैं कि गंगा घाटी में कन्नौज नगर में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालन वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर अपना नियंत्रण करते रहे। इसको लेकर वो आपस में लड़ते रहे। जैसे कि हम देखते हैं पृष्ठ 62 और 66, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर 5 में इसके बारे में और ज्यादा बताएंगे आपको। आप देखेंगे अभी 62 और 66 पेज पर इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण करवाते थे और उन पर शासक करते थे, ताकि आने वाले टाइम पर वो मंदिरों को भी अपना निशाना बना सके। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध हैं। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद जो है वो ऐसे शासकों के सबसे प्रसिद्ध हैं। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाने थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। इसमें बताया है कि महमूद ने शासक किया, वो सबसे बड़ा प्रसिद्ध शासक था। इतने लंबे टाइम तक किया उसने भी अपना निशाना जो है मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर में शामिल किया। ठीक है। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने उल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। मतलब ये सुल्तान महमूद ने इसका लेखा जोखा रखने के लिए उपमहाद्वीप का एक लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा और वो भी उर्दू में अरबी में लिखते थे, जिसे पढ़ने के लिए संस्कृत के विद्वान परामर्श किया था उसको पढ़ने के लिए। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की और अपने नियंत्रण क्षेत्रों का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेशों के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज।
तृतीय 1168 से 1192 पृथ्वीराज का टाइम है ये, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। इसमें बताया कि चहमान जो थे उन्होंने भी ये सब शुरू किया, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा और उन्हें गुजरात के चालुक्य, पश्चिमी उत्तर के प्रदेशों में गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी, जिसमें वो पृथ्वीराज तृतीय तो अपना युद्ध लड़ा उन्होंने, जिसमें सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया भी उस युद्ध में, लेकिन दूसरे ही साल वो 92 में उसी के हाथों हार गए। अब है उरेयूर से तंजावुर तक, उरेयूर से तंजावुर तक का बताएंगे। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कोरी डेल्टा में मुट्टिरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कंजीपुरम के पल्लव राजाओं महत्व थे। उरेयार के चोलवंशियों प्राचीन मुखियाओं परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तवाजूर शहर और निशुमुद्दीनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिया गए। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पूर्ण गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घंटी श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने यह जल सेना भी बनाई। इसमें ये बताया है कि इसने किस तरीके से मुट्टियारों को हराया और निशुमुद्दीनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय किस तरीके से उत्तराधिकारी बना वहाँ का और किस तरीके से राज प्रशासन वहाँ पुनर्गठन किया और किस तरीके से दक्षिण पूर्वी के देशों में हमला भी किया। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पाद के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में
मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चाल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि चौल मंदिर जो है वो एक वहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा वो मंदिर स्थापत्य था, जहाँ मूर्ति कला की दृष्टि में चमत्कार दिखाई देती थी एक तरीके की। तो यहाँ पर यहाँ के आसपास की जो विकसित होने की बस्तियां जो है वो एक केंद्र थी, ये शिल्प उपाध्याय के केंद्र थे। इनमें जो है मंदिरों में शासक के जो अन्य लोग थे उनके द्वारा यहाँ पे एक भूमि संपन्न कर दी गई थी। इस भूमि की उपज जो है सारे विशेषों के निर्वाह में खर्च होती थी, मतलब जो भी मंदिरों में काम होते थे इनके ऊपर खर्च होती थी, पुरोहित, मालाकार, बावर्ची वगैरह इन सब के लिए। और ये आर्थिक, ये सिर्फ ये नहीं कि पूजा आराधना के लिए गए स्थान थे, यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी तरह के जीवन जो है केंद्र थे, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ पे एक कांस्य प्रतिमा थी जो कि सबसे ज्यादा उत्कृष्ट, मतलब सबसे ज्यादा ऊंची, सबसे ज्यादा कीमती मानी जाती है आज भी। अब हम पढ़ेंगे कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल में की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। मानचित्र 2 कहाँ है आपका? मानचित्र 2 यहाँ पर है। इसमें देखिए आप, बंगाल की खाड़ी जो है वो कई जगह, छोटी छोटी जगह घूमती हुई जा रही है। ये शाखाएं बार बार पानी उलझती हैं, जिसमें किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता में मुहैया कराता है। यहाँ पे चावल की खेती के लिए ये मुहैया कराता है पानी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी है, पर 5वीं और 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। लेकिन इस इलाके में जो है 5वीं और 6ठी सदी आने पर ही खेती शुरू हुई थी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, और कुछ दूसरे इलाकों की जमीन को समतल किया जाना था। कुछ दूसरे इलाकों की जमीन जो उनको बिल्कुल समतल, बिल्कुल प्लेन करना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाना के लिए नजरों का निर्माण होना था। मतलब इसमें पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए तटबंध बनाने थे और उन बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाने थे और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण करना था। कई क्षेत्रों में एक साल 2 फसलें उगाई जाती थी। कई क्षेत्रों में क्या होता था, एक साल में 2 फसलें उग जाती थी इन सब कार्यों से। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृषित रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन
गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। इसने बताया कि कई जगहों पर फसलों की सिंचाई जो है कृषित रूप से करना जरूरी हो गया और जो है इन इलाकों में कुएं खोदे गए सिंचाई के लिए और बारिशों के पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए, जिससे श्रम और संसाधनों में व्यवस्थित करना और इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी में बंटवारा कैसे किया जाए, ये सब तय हो गया। ठीक है, साथ ही साथ रहने वालों की गतिविधियां भी सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखने लगी। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचाई खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। इस तरह के गांव को कहा जाता था समूह को नाडू, जहाँ पर जो पानी की सिंचाई जो है वो बहुत समृद्ध हो जाती है, वहाँ उन गांव समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम प्रसिद्ध और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। नाडू जैसे शहर जो क्या करते थे, कर वसूलते थे और कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के काम काज में अच्छा खास नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूमि स्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुविंद वेलन 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान आयर प्रदान जैसी उपाधि थी और उन्हें केंद्र के महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। इसने बताया कि वह प्रशासन को जो है वो कई सारे भूस्वामियों का चोल राजा बनाया गया, सम्मान दिया गया और बुमवेद वेलन जो है वो 3 राजाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान ये माना गया और आयर प्रधान जैसी उपाधियां दी गई। तब उन्हें ये महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपा गया। हमने देखा है कि ब्राह्मणों का समय समय पर भूमि उत्पादन या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में डेरों ब्राह्मण बस्तियों अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूमि स्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाने थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य उत्पादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर वेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार निर्णय है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इसमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र में के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़की को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। इसमें बता रहे कि इसमें बहुत सारी समितियां चलाई गई। छोटे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे तालपत्र, जो उनके नाम लिखे जाते थे और ये बर्तनों में रखकर दिए जाते थे और लड़कों को हर समाप्ति के लिए बाद में टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। इसमें क्या व्यापारियों के संघ पर अक्सर शहरों को प्रशासनिक कार्य मिलते रहे। इसके बारे में बताया है
कि मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर खर्च किए जाते थे और नरगम के नाम पर ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय का कार्य संपादित करते थे।